गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जयतु संस्कृतम। रीड संस्कृत संपूर्ण पाठ्यक्रम सीरीज का 26वां टेस्ट आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 26वें टेस्ट का प्रारंभ पाठ्यपुस्तक के अपठित पद्यांश से है। अपठित पद्यांश को एक बार पढ़ते हैं। क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा वशीकृति लोके, क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य, किम करिष्यति दुर्जनः। इसका हिंदी अर्थ बहुत ही सारगर्भित है। क्षमा वशीकृति लोके अर्थात इस संसार में तो क्षमा ही वशीकरण है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से क्या नहीं हो सकता है। शांति खड्गः करे यस्य, शांति रूपी तलवार जिस व्यक्ति के हाथ में है। खड्गः अर्थात तलवार, कर अर्थात हाथ। शांति रूपी खड्गः अर्थात तलवार, करे यस्य अर्थात जिस व्यक्ति के हाथ में है। किम करिष्यति दुर्जनः, उसका तो दुर्जन व्यक्ति भी क्या कर सकता है। अर्थात इस संसार में क्षमा ही सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा के द्वारा क्या संभव नहीं है बताइए, क्योंकि शांति रूपी तलवार जिस व्यक्ति के हाथ में है उस व्यक्ति का तो दुर्जन व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता। अर्थात इस श्लोक में क्षमा की महत्ता बताई गई है। देखिए, ये जो अपठित पद्यांश है वो आपकी पाठ्यपुस्तक से अवतरित है, तो आपकी सूक्तियों के संकलन वाला जो मेरा PDF है उसमें भी है। तो आपकी ये जो श्लोक है वो सूक्ति के रूप में भी आ सकता है। कोई एक जगह आपको रिक्त स्थान दे दिया जाएगा और फिर 4 ऑप्शन में से जो एप्रोप्रिएट वर्ड है वो आपको रिक्त स्थान की जगह भरना होगा। तो अपठित पद्यांश से व्याकरण के प्रश्न भी हम लोग पढ़ रहे हैं और सूक्ति के रूप में भी आपका ये श्लोक आ सकता है। चलिए इस श्लोक पर आधारित प्रश्नों का समाधान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्षमया इत्यस्य का विभक्ति ही। क्षमया इस पद में कौन सी विभक्ति है। ऑप्शन अ है द्वितीया बहुवचन, ऑप्शन ब है तृतीया एक वचन, ऑप्शन स है सप्तमी एक वचन, ऑप्शन द है पंचमी एक वचन। देखिए, जिन छात्रों का संस्कृत नहीं था उनके लिए तो थोड़ा मुश्किल है कि अचानक से कोई विभक्ति पूछ ली जाए तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि क्षमया का मूल शब्द क्या होगा। क्षमया का मूल शब्द होगा क्षमा, और क्षमा बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि रमा। आपका रमा क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो क्षमा भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो आप देखिए, क्षमया ऐसा साउंड रमा में कब आया था। आपने सुना होगा रमा शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन था रमया। उसी प्रकार क्षमा का तृतीया विभक्ति एक वचन भी हो जाएगा क्षमया। तो क्षमया में कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति का एक वचन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, करिष्यति इत्यत्र मूल धातु। करिष्यति इसकी मूल धातु क्या है। ऑप्शन अ है कर, ऑप्शन ब है क्री, ऑप्शन स है डुक्रें, ऑप्शन द है की। तो देखिए, जो करिष्यति लिखा है सामान्यतया 90% स्टूडेंट इसकी मूल धातु करेंगे क्री। लेकिन आपको यदि ऑप्शन में डुक्रें दे रखा है तो आपका सही आंसर डुक्रें हो जाएगा, क्योंकि हलंत्यम सूत्रानुसार इय की और आदि रीटू डवह एक सूत्र है उसके अनुसार डू की इत संज्ञा हो जाएगी। तो नेचुरली आपका क्री ही बचेगा। तो आपसे मूल धातु पूछा जाए तो आपका सही आंसर हो जाएगा डुक्रें, और डुक्रें यदि ऑप्शन में नहीं है तो आपका क्री धातु बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, शांति पदे प्रकृति प्रत्ययौ कह। शांति इस पद में प्रकृति और प्रत्यय कौन कौन है। प्रकृति अर्थात धातु, प्रत्यय अर्थात प्रत्यय। पद है आपका शांति। ऑप्शन अ है शान प्लस तिन, ऑप्शन ब है शाम प्लस तिन, ऑप्शन स है शम प्लस तिन, ऑप्शन द है शा प्लस तिन।
तो देखिए शांति ही, अंत में आपका साउंड आ रहा है ती ही, तो प्रत्यय का नाम तो कन्फर्म है कि प्रत्यय का नाम तो हो जाएगा क्तिन प्रत्यय। देखिए शांति के लिए मूल धातु लगती है आपकी शम, शम अर्थात शांत। तो शम धातु में तीन प्रत्यय करने पर आपका पद बन जाता है शांति ही। ध्यान दीजिएगा, शम धातु में तीन प्रत्यय करने पर आपका पद बन जाएगा शांति ही। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स, शम धातु एवं तीन प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दुर्जनः पदे, दुर्जनः पदे अस्मिन् समासो वर्तते। दुर्जनः इस पद में क्या समास होना चाहिए? ऑप्शन अ है अव्ययीभाव समासः, ऑप्शन ब है बहुव्रीहि समासः, ऑप्शन स है कर्मधारय समासः, ऑप्शन द है द्वंद्व समासः। देखिए समस्त पद दे रखा है दुर्जनः, दुर अर्थात बुरा है। ध्यान दीजिएगा, दुर अर्थात बुरा है और इसके पश्चात पद दे रखा है जनः। यदि किसी व्यक्ति की विशेषताएं पहले दे रखी हों, चाहे वो पॉजिटिव विशेषता हो या नेगेटिव हो, किसी व्यक्ति की विशेषता पहले दी गई है और उस विशेषता के पश्चात उस व्यक्ति का एड्रेस है कि ये व्यक्ति कैसा है, तो ध्यान रखिए पहले विशेषता फिर व्यक्ति वस्तु, ऐसा पद होने पर आपका समास हो जाएगा कर्मधारय समास। तो दुर अर्थात बुरा है, बुरा होना उसकी विशेषता है और बुरा कौन है? जनः। तो आपको याद रखना है पहले विशेषता फिर व्यक्ति वस्तु होने पर कर्मधारय समास बनेगा और इसका विग्रह हो जाएगा दुष्टः च असौ जनः। आप यदि नोटबुक लेके बैठते हैं वीडियो देखते समय तो आपको दुष्टः चासौ जनः का समस्त पद क्या बनेगा? दुर्जनः। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। पद्ये अस्मिन् छंद अलंकारौ कौ। इस श्लोक में छंद और अलंकार कौन सा है? देखिए थोड़ा सा बैक में जाकर आप श्लोक को वापस से देखिएगा। इस संपूर्ण श्लोक में देखिए 4 चरण हैं। 4 चरण में से आपका जो पहला चरण है उसके कुल पूरे अक्षर गिनिए। आधा अक्षर और हलंत अक्षर आपको नहीं गिनना है। पूरे अक्षर गिनने पर हमें एक पद में एक चरण में पूरे अक्षर मिलते हैं 8। 8 वर्ण होने पर आपका छंद हो जाएगा अनुष्टुप छंद। पूरे अक्षर यदि 8 हैं, 5वां अक्षर यदि लघु है एवं छठा अक्षर यदि गुरु है तो आपका छंद हो जाएगा अनुष्टुप छंद। तो देखिए 2 ऑप्शन में आपका अनुष्टुप छंद लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखते हैं अलंकार कौन सा होगा। देखिए शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। ये हमसे कह रहा है कि शांति रूपी तलवार हमेशा मनुष्य को धारण करनी चाहिए। जिस व्यक्ति के पास शांति रूपी तलवार है उस व्यक्ति का तो दुर्जन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये अपने आप में एक सूक्ति है और जहाँ जहाँ पर भी सूक्ति होगी वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ, अनुष्टुप छंद एवं अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। दा धातोः विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष एक वचने रूपम भविष्यति। दा धातु के साथ विधिलिंग लकार करने पर मध्यम पुरुष का एक वचन रूप क्या होगा? देखिए सामान्यतया विधिलिंग लकार ऐसे चलता है एत, एताम, एयुः, एहे, एतम, एत, एयम, एव, एम। मैंने पहले भी बताया था कि जो विधिलिंग लकार है उसमें हमेशा ए साउंड रहता है। लेकिन यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है दद्युः, दद्यात, दद्याः, दद्याव। यहाँ कहीं भी ए साउंड नहीं है। तो आपको याद रखना है 4-5 धातुएं। जैसे कि क्री धातु सुना होगा आपने, क्री धातु का बनता है कुर्यात। ध्यान दीजिएगा, कुर्यात अर्थात करना चाहिए। हन धातु का रूप बनता है हन्यात। भी धातु का रूप बनता है बिभियात। उसी प्रकार से ज्ञा धातु का रूप बनता है जानियात। इसी प्रकार दा धातु का रूप बनता है दद्यात। तो एक ही स्थान पर यात आ जाए तो भी आपका विधिलिंग लकार ही रहेगा। तो इसके रूप चलेंगे यात, याताम, युहु,
याहा, यातम, यात, याम, याव, याम। तो आपसे पूछा है दा धातु भी या वाले रूप में चलेगी, ए वाले रूप में नहीं चलेगी। तो दा धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष का एक वचन पूछा है। तो दद्यात, दद्याताम, दद्युः, दद्याहा। आपको रुक जाना है दद्याहा पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन हो जाएगा दद्याहा। ध्यान दीजिएगा, सभी विधिलिंग लकार की धातुएं तो पठेत, पठेताम, पठेयुः, भवेत, भवेताम, भवेयुः ए साउंड से चलेंगी। लेकिन 4-5 धातुएं ऐसी हैं जैसे कि क्री धातु से कुर्यात, हन धातु से हन्यात, भी अर्थात डरना धातु से बिभियात, दा धातु से दद्यात। तो इस तरह से कुछ धातुएं या वाले रूप में चलेंगी। तो इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो गया दद्याहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। अध्यापक छात्रों को पुस्तक देते हैं। अध्यापक देते हैं, ध्यान दीजिएगा, कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी। तो अध्यापक देते हैं अर्थात अध्यापक बहुत सारे हैं। अध्यापक शब्द बहुवचन में आएगा और देते हैं ये शब्द भी बहुवचन में आएगा। छात्रों को, छात्र कितने हैं? बहुत सारे। बहुत सारे छात्रों को पुस्तकें देनी होंगी, तो नेचुरली पुस्तकें देते हैं, यह पढ़ना होगा आपको। अध्यापक बहुत सारे हैं, छात्र भी बहुत सारे हैं, पुस्तकें भी बहुत सारे हैं। तो कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी, तो देते हैं यह भी बहुवचन में चलेगा। तो पूरा ही वाक्य आपका बहुवचन में है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को हम कोई वस्तु देते हैं और सामने वाला व्यक्ति उस वस्तु को लेकर प्रसन्न हो जाता है, तो संप्रदाने चतुर्थी सूत्रानुसार उस व्यक्ति में, प्रसन्न होने वाले व्यक्ति में चतुर्थी विभक्ति आती है। तो यहाँ प्रसन्न होने वाला व्यक्ति छात्र है, छात्र में चतुर्थी विभक्ति आएगी तो रूप बन जाएगा छात्रेभ्यः। चलिए शुरू करते हैं। अध्यापक छात्रों को पुस्तकें देते हैं। वाक्यस्य संस्कृत अनुवादः भविष्यति। अध्यापकाः, देखिए अध्यापक बहुत सारे हैं तो अध्यापकाः आएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है और ये चारों जगह सही है। छात्रों को, अब देखिए पुस्तक छात्रों को दी जा रही है और छात्र प्रसन्न हो रहे हैं। प्रसन्न होने वाले में चतुर्थी विभक्ति लगानी है और छात्र बहुत सारे हैं तो चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन लगेगा। तो आपका सही रूप हो जाएगा छात्रेभ्यः। देखिए छात्रेभ्यः भी चारों ऑप्शन में है। बहुत सारे छात्रों को पुस्तकें दी जाए तो पुस्तकें भी बहुत सारी होंगी, तो पुस्तकम, पुस्तकें, पुस्तकानी, बहुत सारी पुस्तकें हम देंगे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पुस्तकानी। तो देखिए पुस्तकानी भी 3 ऑप्शन में दे रखा है। अब केवल धातु ही है जो ये डिसाइड करेगी कि ये कौन सा वाला सेंटेंस सही है। अध्यापक बहुत सारे हैं, कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी, तो अध्यापक देते हैं, तो देना भी आपका किस में चलेगा? बहुवचन में चलेगा। अब देखिए धातु है दा, दा धातु का अर्थ है देना। ददाती, दत्तः, ददति। हमें ददती सुन के लगता है कि ये एक वचन होगा, किंतु फिर से सुनेंगे ददाती, दत्तः, ददति। यहाँ ददंती रूप नहीं आता है, बहुवचन में ददती रूप आता है। तो देखिए रूप को चेक करते हैं। ददाती आपका गलत है, ददाती फिर गलत है, ददती आया जो कि बिल्कुल सही है, और ददंती तो रूप बनता ही नहीं है। ददाती, दत्तः और ददंती इस प्रकार के रूप बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अहम प्रातः 6:13 पर व्यायामः करोमि। मैं प्रातः 6:13 पर व्यायाम करती हूँ। रेखांकित पद को संस्कृत में लिखिए। रेखांकित पद है आपका 6:13। अब देखिए 6:13 को क्या कहेंगे? सार्ध षड्वादने। सार्ध का तात्पर्य तो है आधा और सार्ध षड्वादने का तात्पर्य हो जाएगा 6:30 और हमें तो चाहिए 6:13। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन ब है सपाद षड्वादने। सपाद का तात्पर्य है 6:15 और 6:15 नहीं, हमको तो 6:13 चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड भी आपका गलत हो जाएगा। पादोन षड्वादने,
एक पाद कम है 6 बजने में, अर्थात 5:45। ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है त्रयोदशाधिकम, त्रयोदश अर्थात 13, अधिकम अर्थात ज़्यादा हैं, षड्वादने अर्थात 6:13 ज़्यादा हैं 6 बजकर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्यम किम, इन 4 वाक्यों में से कौन सा एक वाक्य है जो कि अशुद्ध है। ऑप्शन अ है मंदिरम परितः वृक्षाः सन्ति। देखिए अभीतः परितः समया निकषाः प्रति योगे अपि द्वितीया, इस सूत्रानुसार अभीतः परितः इन शब्दों का प्रयोग होने पर किसके दोनों ओर, किसके चारों ओर, ऐसा पद जब भी लगेगा तो आपकी द्वितीया विभक्ति होगी। तो किसके दोनों ओर, मंदिर के दोनों ओर, मंदिर में द्वितीया विभक्ति प्रयुक्त होगी। तो हाँ, यहाँ पर भी मंदिर में द्वितीया विभक्ति प्रयुक्त हुई है और वृक्ष चारों ओर हैं तो बहुत सारे होंगे, तो वृक्षाः सन्ति भी आया है। तो ऑप्शन फर्स्ट तो आपका बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन ब हरिः वैकुंठम अधिवसति। देखिए उपान वध्यांग वस सूत्रानुसार वस धातु के साथ यदि उपसर्ग आ जाते हैं तो आधार में द्वितीया विभक्ति होती है, आधार में द्वितीया विभक्ति होती है। इसके अनुसार अधिवसति धातु का प्रयोग होने पर वैकुंठ में द्वितीया विभक्ति आएगी, तो यहाँ वैकुंठ में द्वितीया विभक्ति ही प्रयुक्त हुई है। तो ऑप्शन बी भी आपका बिल्कुल सही है। बालकः पुस्तकं पठति, बालक पुस्तक को पढ़ता है। यहाँ जो पुस्तक है वो आपकी सबसे इप्सित अर्थात पसंदीदा है। बालक बहुत सारी पढ़ने की सामग्री में से पुस्तक पढ़ना पसंद करता है। यहाँ पुस्तक बालक की इप्सित है, अतः बालकः पुस्तकं पठति, यह भी आपका पद बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन द है सह बलिम वसुधाः याचते, सह बलिम वसुधाः याचते। देखिए मैंने पहले भी कई बार कहा है, फिर कह रही हूँ कि अशुद्धि संशोधन, वाक्य निर्माण एवं अनुवाद तीनों में कोई भी सेंटेंस आता है तो आप उसके अंत में ज़रूर देखिए। यदि आपको द्विकर्मक धातु दिखाई देती है तो आपको धातु और कर्ता के अलावा 2 बार अम लगाना है। रोज़ मैं एक ही तरह के सेंटेंस बता रही हूँ आपको, अब तक तो आपको ज्ञात हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा है याचते, याचते की मूल धातु है याच। तो अकथितम च सूत्र में जो 16 धातुएं दे रखी हैं द्विकर्मक, उसके अनुसार दुह याच, याच धातु कैसी है, द्विकर्मक है। तो कर्ता और क्रिया को छोड़कर 2 बार क्या आएगा, अम आएगा। देखिए बलि में अम लगाने पर बलिम सही है, वसुधा में अम नहीं लगा हुआ है, अतः वसुधा आपका गलत है। आपका सही वाक्य होता सह बलिम वसुधाम याचते। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन है ऑप्शन द, यह अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, पिता पुत्र से अधिक चतुर है, पिता पुत्र से अधिक चतुर है। देखिए कंपैरिजन वाले सेंटेंस एग्जाम में ज़रूर से पूछे जाते हैं। कई बार पूछा जाता है कि राम श्याम से पटुतर है, कई बार पूछा जाता है कि गीता सीता से श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार के 2 व्यक्तियों की कंपैरिजन वाले सेंटेंस एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, जिनका कि आपको संस्कृत अनुवाद करना होता है। यहाँ लिखा है पुत्र पिता से अधिक चतुर है। कई बार हमें कन्फ्यूज़न होता है कि कौन अधिक चतुर है। इस कंडीशन में आप कर्ता और क्रिया को जोड़ो। पुत्र चतुर है, ध्यान दीजिएगा, पुत्र चतुर है तो पिता कैसा है, थोड़ा सा कम चतुर है, थोड़ा सा कमज़ोर है। इसका संस्कृत अनुवाद क्या बनेगा, पुत्रः पितुः चतुर्तमं, पुत्रः पितुः चतुरतरः, पुत्रः पितुः चतुरः, पुत्रः पितुः चतुर्तमः। तो देखिए सारे ही एक बार के लिए सही लग रहे हैं, पर आपको ये ध्यान रखना है कि पुत्र ज़्यादा चतुर है और पिता यहाँ पर कमज़ोर है। इस प्रकार जब 2 व्यक्तियों की कंपैरिजन की जाए तो आपको बहुत सरल तरीके से मैं सिखाऊंगी। सभी छात्रों का रटा हुआ है वृक्षात पत्रम पतति, पेड़ से पत्ता गिरता है। देखिए इमेजिन कीजिएगा थोड़ा सा मेरे साथ
कोई एक पेड़ है, उस पे पत्ता लगा हुआ है, तेज हवा चलने पर वह पत्ता यदि गिरकर उड़ जाता है तो पत्ता तो दूर चला गया, पत्ता मूवेबल है, जबकि पेड़ वहीं स्थिर है। और जो भी व्यक्ति और वस्तु स्थिर रह जाते हैं अलग होने पर, उस स्थिर में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। ध्रुवम पाइये अपादानम सूत्रानुसार। तो देखिए इसी एग्जाम्पल को यहाँ भी फॉलो कर लेते हैं। पिता और पुत्र दोनों साथ में थे पहले, लेकिन हमारी नज़र में पुत्र अधिक चतुर हो गया तो पुत्र थोड़ा सा आगे बढ़ गया, पिता वहीं स्थिर रह गया, तो पिता में कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी। ध्यान दीजिएगा, पिता में कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी, क्योंकि पिता जो है वह पुत्र से अलग हो गया और पिता वहीं रह गया, जबकि पुत्र अधिक चतुर है तो वो हमारी नज़रों में थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया, पिता वहीं स्थिर रह गया, अतः पिता में पंचमी विभक्ति होगी और पिता की पंचमी विभक्ति होगी पितुः। ध्यान दीजिएगा, चारों ऑप्शन में पितुः लिखा है, बहुत अच्छी बात है। और जहाँ विभक्ति लगती है वहीं आपकी विभक्ति लगेगी, इसके अलावा संपूर्ण वाक्य आपका प्रथमा विभक्ति में चलेगा। तो हर बार पुत्र आएगा तो हर बार देखिए पुत्र भी बिल्कुल सही लिखा है। अब आपका जो निर्धारण है वो करेगा कि कौन सा प्रत्यय लगेगा, चतुरतरः, चतुरतमः, क्या ऑप्शन सही है। देखिए कंपैरिजन जब दो लोगों की होगी तो आपको ध्यान रखना है कि दो व्यक्तियों की कंपैरिजन होने पर प्रत्यय लगेगा तरप। ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय कौन सा लगेगा? तरप प्रत्यय लगेगा, और तरप प्रत्यय में प की इत्संज्ञा हो जाएगी और तर शेष रहेगा। यदि पुल्लिंग है तो तरह, स्त्रीलिंग है तो तरा, और नपुंसकलिंग है तो तरम शेष रहेगा। अब यहाँ पर पिता और पुत्र दोनों ही कौन है? पुल्लिंग है, तो पितुः, पिता कैसे हैं? चतुर हैं, सॉरी पुत्रः, पुत्र चतुर है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी वाक्य के अनुसार पुत्र चतुर है, चतुर होना पुत्र की विशेषता है, और पुत्र यदि पुल्लिंग में है तो चतुर भी आपका पुल्लिंग में चलेगा, और पुल्लिंग में इसका शेष रूप रहेगा चतुरतरः। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्रियाः भूतकालिकत्वं कः लकारः बोधयति। क्रिया के भूतकाल में कौन सा लकार होता है? ऑप्शन अ है लृट लकार, ऑप्शन ब है लंग लकार, ऑप्शन स है लोट लकार, ऑप्शन द है विधिलिंग लकार। तो हमसे पूछा गया है जब क्रिया भूतकाल में होगी तो कौन सा लकार लगेगा। सामान्य सी बात है, क्रिया जब भूतकाल में होगी तो लंग लकार लगेगा, और यहाँ पर धातु के आगे सदैव अ लग जाएगा, जैसे कि अपठत, अपठताम, अपठन। तो जहाँ धातु के आगे अ लगा हो वहाँ आपका लंग लकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अयम पुस्तकम बहुविकल्पात्मकः अस्ति। यह पुस्तक बहुविकल्पात्मक है। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? यह पुस्तक बहुविकल्पात्मक है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन अ है, देखिए जो आपको शुद्ध रूप बनाना था वो केवल यहीं तक के लिए शुद्ध बनाना था, बाकी पूरा सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन अ है इदम पुस्तकम, ऑप्शन ब है इमे पुस्तकम, ऑप्शन स है इयम पुस्तकम, ऑप्शन द है इदम पुस्तकम। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि जो सर्वनामक शब्द होते हैं वह विशेषण होते हैं, यानी कि विशेषता बताते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ना हिंदी में संकेतवाचक यह, वह, यहाँ, वहाँ, तो ये संकेत करते हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि अयम अर्थात यह, अयम पुस्तकम, तो आपको ध्यान रखना है कि पुस्तक शब्द यदि नपुंसकलिंग में है तो आपका अयम के स्थान पर जो पद आएगा वह भी नपुंसकलिंग में रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले भी मैंने हर टेस्ट में बताया है कि एक मूल शब्द है आपका इदम। इदम शब्द के 3 रूप बनते हैं। पुल्लिंग में इसी को अपन अयम कहते हैं, स्त्रीलिंग में इसी को अपन ईयम कहते हैं, और नपुंसकलिंग में इसी को अपन ईदम कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि पुस्तक यदि नपुंसकलिंग में है
तो मुझे अयम के स्थान पर भी नपुंसकलिंग शब्द ही देना था, और मेरा नपुंसकलिंग शब्द है ईदम। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि नपुंसकलिंग में दम है, तो आपको दम याद रखना है। तो पुस्तक नपुंसकलिंग में है, इस कारण अयम के स्थान पर इदम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। त्वम पुस्तकानि पठसि, त्वम पुस्तकानि पठसि वाक्यस्य कर्मवाच्य रूपम किम भविष्यति। इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होगा। देखिए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय हमें सामान्यतया कर्ता, कर्म और क्रिया 3 को ही चेंज करना है। इसके अतिरिक्त यदि संप्रदान, अपादान या कुछ भी आ जाता है उसको हमें चेंज नहीं करना है। देखिए, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, उसके स्थान पर हमें तृतीया विभक्ति देनी है। तो त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान त्वया, त्वम की तृतीया विभक्ति है त्वया। तो देखिए, त्वया सभी ऑप्शंस में दे रखा है। कर्ता जो है उसमें हमें देनी होती है तृतीया विभक्ति, तो त्वया में तृतीया विभक्ति है। पुस्तकानि जो ऑप्शन दे रखा है आपका, अर्थात कर्म, और कर्म को सदैव प्रथमा विभक्ति होती है, किंतु कर्म यदि नपुंसकलिंग में है तो कर्म को हम परिवर्तित नहीं करते हैं। पुस्तकानि का हम पुस्तकानि ही रहने देंगे। तो पुस्तकानि का पुस्तकानि 2 ऑप्शंस में दे रखा है। देखिए, कर्तृवाच्य में तो कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है, यानी कि त्वम के अनुसार पठसी चलेगा, किंतु कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी, तो पुस्तकानि के अकॉर्डिंग पठसी चलेगा। तो पुस्तकानि कितनी हैं आपकी, बहुत सारी हैं, और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी तो बहुवचन में क्रिया हो जाएगी, तो बहुवचन की क्रिया कहलाएगी पठ्यन्ते। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर है ऑप्शन ब, त्वया पुस्तकानि पठ्यन्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है विसर्गस्य उच्चारण स्थलम किम। विसर्ग का उच्चारण स्थल क्या है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। इस सूत्रानुसार विसर्ग का उच्चारण स्थल क्या है, कंठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुः शनैः चलति इत्यत्र अव्ययस्य किम अर्थम। यहाँ पर शनैः इस अव्यय का क्या अर्थ है। ऑप्शन अ है मंदगत्या, ऑप्शन ब है लघुगत्या, ऑप्शन स है दीर्घगत्या, ऑप्शन द है कोअपि न। शनैः का तात्पर्य है धीरे धीरे, धीरे धीरे कोई कार्य करना, धीरे धीरे कोई क्रिया करना। तो यहाँ पर शनैः का तात्पर्य क्या है, मंद गति, लघु गति, दीर्घ गति या कोई नहीं। तो मंद गति से चलना ही शनैः कहलाता है। चाहे वो शिशु हो तो भी मंद गति से चलेंगे और वृद्धों के लिए भी मंद गति से चलते हैं, ऐसा पद प्रयुक्त होता है। तो यहाँ शनैः का तात्पर्य हो जाएगा मंद गत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। अशुद्ध पदम किम सतृणम अव्ययीभावः यूपधारु तत्पुरुषः नीलोत्पलम कर्मधारयः नपुंसकम बहुव्रीहि समास। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है सतृणम अव्ययीभाव समास। पहला पद उपसर्ग है, दूसरा पद आपका संज्ञा है और अंत में अम आ रहा है, यानी कि अव्ययीभाव समास आपका बिल्कुल सही है। यूपधारु अर्थात यज्ञ के लिए लकड़ियाँ, यज्ञ के लिए अर्थात चतुर्थी विभक्ति, जहाँ पर विभक्ति और कारक चिन्ह आएंगे वहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। तो ऑप्शन सेकंड भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन थर्ड है नीलोत्पलम। नीलोत्पलम अर्थात नीला है, यह विशेषता है, और नीला कौन है, उत्पलम। पहले विशेषता फिर व्यक्ति वस्तु, ऐसा समास कहलाएगा कर्मधारय समास। तो ऑप्शन थर्ड भी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका नपुंसकम। इसमें ये कहते हैं कि बहुव्रीहि समास है क्या, तो देखिएगा आगे अ या अन आएगा उसको न करेंगे, ऐसा समास तो आपका नए समास है, नए तत्पुरुष समास। तो नपुंसकम में बहुव्रीहि समास नहीं है, तो आपका अशुद्ध पद हो गया ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। अनुचित पदम किम अस्ति। निम्नांकित में से अनुचित पद क्या है। ग्रहीतव्य में तव्यत प्रत्यय है क्या, तो हाँ बिल्कुल सही है।
ग्रह धातु में तव्यत प्रत्यय करने पर ग्रहीतव्य बनेगा। ध्यान दीजिएगा, शुष्क थोड़ा सा वर्तनी अशुद्धि षटकोण का श कीजिएगा। शुष्क में क्या क्त प्रत्यय है? तो शुष्क में क्त प्रत्यय है। ध्यान दीजिएगा, शुष धातु के साथ क्त प्रत्यय मिलाने पर शुष्क शब्द बनता है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुष्क पद भी बनता है। प्रणम्य उपसर्ग धातु और य के पश्चात कोई भी साइन नहीं हो, कोई हलंत, कोई विसर्ग, कोई अनुस्वार य के पश्चात नहीं है, तो वो आपका प्रत्यय कहलाएगा लेप प्रत्यय। तो ये भी आपका उचित है। लेखित्वा क्त्वा प्रत्यय, लेखित्वा में क्या क्त्वा प्रत्यय है? देखिए, लास्ट में त्वा साउंड आ रहा है, तो 80% स्टूडेंट तो यही कहते हैं कि हाँ, त्वा आने पर त्वा प्रत्यय होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, किसी प्रत्यय के नाम में से जब क की इत संज्ञा हो जाए, अर्थात जब आप समस्त पद में से प्रत्यय के समस्त पद में से जब लोप करते हैं तो त्वा प्रत्यय में से त्वा ही शेष रहता है, क की इत संज्ञा हो जाती है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि जिस प्रत्यय में से क की इत संज्ञा हो जाए वहाँ गुणादेश नहीं होता है, अतः लिखित्वा रूप बनेगा, लेखित्वा नहीं बनेगा। फिर से सुनते हैं, प्रत्यय का नाम था त्वा, त्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहता है और क की इत संज्ञा हो जाती है। आपको ध्यान रखना है कि जिस प्रत्यय में से क की इत संज्ञा हो जाए वहाँ पर गुण आदेश नहीं होगा, अर्थात लिख का लिख ही रहेगा। तो आपका अशुद्ध पद हो गया लेखित्वा क्त्वा प्रत्यय, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध रूप बनना चाहिए था लिखित्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। वह्नि अग्नि पदे लिंगम अस्ति, वह्नि पद में कौन सा लिंग है? देखो, वह्नि को सुनने पर लगता है कि यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा, किंतु कौन सा लिंग होगा? ऑप्शन अ है स्त्रीलिंग, ऑप्शन ब है पुल्लिंग, ऑप्शन स है नपुंसकलिंग। तो वह्नि में कौन सा लिंग होगा? वह्नि में आपका पुल्लिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन है ऑप्शन ब पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मूल्यांकन प्रविधि ही कतिविधः, मूल्यांकन प्रविधि कितने प्रकार की होती है? तो ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका मूल्यांकन है वो दो प्रकार का होता है, परिणामात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक मूल्यांकन। परिणामात्मक मूल्यांकन में परसेंटेज दिए जाते हैं, यानी कि जो रिजल्ट्स आते हैं उनको अंकों में लिखा जा सकता है, और गुणात्मक जो मूल्यांकन है उसमें ग्रेडिंग दी जाती है, और इस मूल्यांकन में व्यक्ति के केवल गुणों की जांच होती है कि उसका उच्चारण कितना शुद्ध है, वो कितने अच्छे से बोल पाता है, कितने अच्छे से लिख पाता है, तो उसके गुणों का जांच यहाँ पर होती है। तो मूल्यांकन प्रविधि मूलतः दो प्रकार की है, परिणामात्मक एवं गुणात्मक। तो आपका प्रश्न था मूल्यांकन प्रविधि कतिविधः, द्विविध, त्रिविध, चतुर्विध, पंचविध। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा द्विविध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। साक्षात्कारः किम प्रकारकं मूल्यांकनम अस्ति, साक्षात्कार किस प्रकार का मूल्यांकन है? साक्षात्कार किस प्रकार का मूल्यांकन है? ऑप्शन अ है गुणात्मकः, ऑप्शन ब है परिमाणात्मकः, ऑप्शन स है मात्रात्मकः, ऑप्शन द है सर्वे। तो ध्यान दीजिएगा, साक्षात्कार जो है वो गुणात्मक मूल्यांकन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। सतत व्यापक मूल्यांकनस्य, सतत व्यापक मूल्यांकनस्य पक्षाः भवन्ति, सतत और व्यापक मूल्यांकन के पक्ष कौन कौन से हैं? ऑप्शन अ है संज्ञानात्मक पक्ष, ऑप्शन ब है सह संज्ञानात्मक पक्ष, ऑप्शन स है उभौ, ऑप्शन द है क्रियात्मक पक्ष। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में अध्ययन के साथ साथ सह अध्ययन वाली शैक्षिक क्रियाएं भी सम्मिलित है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन के पक्ष संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक दोनों ही हो जाएंगे, अतः आपका सही उत्तर हो जाएगा उभौ स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। संपूर्णाद अंशम प्रति कस्य समर्थनम करोति। पूर्ण से अंश की ओर जाना यह किसका समर्थन करता है। ऑप्शन अ है वार्षिक पाठ योजनायाः, ऑप्शन ब है दैनिक पाठ योजनायाः, ऑप्शन स है इकाई पाठ योजनायाः, ऑप्शन द है पाठ प्रवर्धनम। तो पहले पूर्ण को दिखाकर फिर उसके छोटे छोटे भागों में विभक्त करना यह किस पाठ योजना के अंतर्गत आएगा। तो थोड़ा सा आप देखिएगा, अध्यापक जब कोई पाठ पढ़ाता है तो आपको संपूर्ण पाठ दिखाता है वो, किंतु वह संपूर्ण पाठ को एक दिन में तो नहीं पढ़ा सकता। तो संपूर्ण पाठ के एक एक दो दो पैराग्राफ ही वो आपको पर कालांश में पढ़ाएगा। तो आपको याद रखना है कि दैनिक पाठ योजना वह पाठ योजना है जिसमें हम संपूर्ण पाठ को देखने के पश्चात उसके एक एक भाग को पढ़ना शुरू करते हैं, अर्थात हम लोग पूर्ण से अंश का समर्थन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। प्रश्नोत्तर अथवा खंडान्वय विधि का उद्गम स्रोत क्या है। देखिए कंटिन्यूसली तीसरी टेस्ट सीरीज है जब इसमें यही प्रकार का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन इसका नेचर हर बार अलग अलग है। आपकी एक ही समझ से ही तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग अलग है लेकिन उनकी फीलिंग्स एक ही है। देखो क्वेश्चन 23 हमसे क्या कह रहा है कि प्रश्नोत्तर पद्य शिक्षण की प्रश्नोत्तर विधि, जिसका कि अन्य नाम खंडान्वय विधि भी है, उसका उद्गम स्रोत क्या है। देखिए खंडान्वय विधि में अध्यापक कोई श्लोक को पढ़ेगा, उस श्लोक का हिंदी अर्थ बताने के पश्चात उस श्लोक में से अति लघुत्रात्मक अर्थात एक एक शब्द के उत्तर जो दिए जाते हैं वैसे अति लघुत्रात्मक साहित्यिक प्रश्न अध्यापक छात्रों से पूछता है। तो छात्रों की जिज्ञासा बनी रहती है कि इसके पश्चात क्या प्रश्न आएगा, इसके पश्चात क्या प्रश्न आएगा। तो वो जो जिज्ञासा है उसी को कहा जाता है आपकी आकांक्षा। ध्यान दीजिएगा, जो जिज्ञासा है उसी को कहते हैं आकांक्षा, अर्थात एक पद को सुनने के पश्चात दूसरे पद की जो जिज्ञासा बनी रहती है उसे आकांक्षा कहते हैं। और आकांक्षा या जिज्ञासा या किसी विषय को जानने के लिए जो आपका भाव है, जिज्ञासा आकांक्षा, वो रहता है आपका मीमांसा शास्त्र में। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि खंडान्वय विधि का उद्गम स्रोत कौन सा शास्त्र है, तो मीमांसा शास्त्र। लेकिन यहाँ पे फीलिंग पूछिए कि कौन सी वाली फीलिंग रहेगी, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आकांक्षा, अर्थात एक पद को सुनने के पश्चात दूसरे पद को सुनने की जिज्ञासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्यम अस्ति। देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आपको याद रखना है कि उद्देश्यम नास्ति अर्थात उद्देश्य नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य कौन सा एक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, आपको नास्ति सोच के उत्तर देना है। ऑप्शन अ है निदान पूर्वक उपचारात्मक शिक्षणम। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन में तो छात्रों की जो गलतियां हैं उनका समाधान करके उनका उपचार किया जाता है। तो ऑप्शन अ बिल्कुल सही है। रटन प्रवृत्ति है मुक्ति ही, तो हाँ रटन प्रवृत्ति का भी इसमें त्याग कर दिया जाता है और छात्रों को समझ पर बल दिया जाता है। बाल केंद्रीकरणम, यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अध्यापन का संपूर्ण केंद्र बिंदु छात्र है, अतः विषय वस्तु को बाल केंद्रीकृत बनाया जा रहा है। छात्राणाम कार्यभारे वृद्धिकरणम, छात्रों के कार्यभार में वृद्धि करना, यह सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दशम्याम कक्षायाम सतत व्यापक मूल्यांकनम कदा प्रारब्धम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा 10वीं कक्षा में सतत और व्यापक मूल्यांकन कब प्रारंभ कर दिया गया। देखिए ये जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है वो प्रारंभ तो कर दिया था 2009 में, वो सामान्य रूप से प्रारंभ कर दिया था वर्ष 2009 में, किंतु इसको 10वीं कक्षा में लागू कर दिया 2009-10 वाले सेशन में, अर्थात लगभग एक वर्ष पश्चात इसको 10वीं कक्षा में प्रारंभ कर दिया गया था।
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब 2009-10, अर्थात 2010 में पूरी तरह से इसको कक्षा 10 में लागू कर दिया गया था। यदि ऑप्शन में 1 वर्ष आता है तो आप 2010 करेंगे, अर्थात लागू होने के 1 वर्ष पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। शिक्षण कार्यम रुचिकरम भवति। शिक्षण कार्य कब रुचिकर हो जाता है? ऑप्शन अ है शिक्षण विधियों द्वारा, ऑप्शन ब है पुस्तकें अर्थात पुस्तकों द्वारा, ऑप्शन स है अध्यापकस्य मधुरवाण्या अर्थात अध्यापक की मधुर वाणी से, ऑप्शन द है दृश्य श्रव्य साधने अर्थात दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से। तो शिक्षण कार्य को रुचिकर बनाने का सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं दृश्य श्रव्य साधन। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषण कौशलस्य विकासः भवति। भाषण कौशल का विकास किससे होता है? भाषण का तात्पर्य है बोलना, अर्थात अपने मनोगत भावों को किसी व्यक्ति के सामने प्रकट करना ही भाषण कहलाता है। भाषण कौशल का विकास किससे होता है? ऑप्शन अ है पठनेन, ऑप्शन ब है उच्चारणेन, ऑप्शन स है लेखनेन, ऑप्शन द है श्रवणेन। तो भाषण कौशल का विकास हो जाएगा बोलने से। बार बार आप यदि किसी चीज़ को बोलेंगे, अपनी अभिव्यक्ति करने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भाषण कौशल सुधर जाएगा, उसका विकास हो जाएगा। तो इसके विकास का मूलभूत कारण है उच्चारणेन। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। सूक्ष्म शिक्षणे कक्षायाः आकारः भवति। सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार कितना होगा? ऑप्शन अ है 20-25 छात्र, ऑप्शन ब है 15 से 18 छात्र, ऑप्शन स है 5 से 10 छात्र, ऑप्शन द है 10 से 20 छात्र। तो सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार भी लघु होता है, अतः कक्षा में न्यूनतम और अधिकतम छात्रों की संख्या 5 से 10 होती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन स। क्वेश्चन नंबर 29। जीवन केंद्रित सिद्धांतस्य जनकः कः। जीवन केंद्रित सिद्धांत के जनक कौन है? ऑप्शन अ है महात्मा गांधी, ऑप्शन ब है जॉन डीवी, ऑप्शन स है फ्रॉबेल महोदय, ऑप्शन द है कोअपिन। तो जीवन केंद्रित सिद्धांत के प्रतिपादक हैं महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका सहयोग प्रणाली समवाय प्रणाली च कस्य भेदद्वयम् अस्ति। सहयोग प्रणाली और समवाय प्रणाली किस प्रणाली के दो भेद हैं? ऑप्शन अ है आगमन विधि ही, ऑप्शन ब है निगमन विधि ही, ऑप्शन स है भंडारकर विधि ही, ऑप्शन द है व्याख्या विधि। तो देखिए आपको याद रखना है कि ये जो आपकी आगमन विधि है उस आगमन विधि में उदाहरण दिए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो आगमन विधि है उसमें उदाहरण दिए जाते हैं और छात्रों के माध्यम से उन उदाहरणों का समाधान करवाया जाता है। कई बार तो क्या होता है कि अध्यापक जैसे कह देगा कि शिष्य में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें क्या है कि केवल अध्यापक ने छात्रों को व्याकरण का कोई पद ही दे दिया, उस पद में से आपको व्याकरण छांटना है कि किस धातु, किस लकार, किस काल में, किस लिंग में या कौन सा प्रत्यय, कौन सा उपसर्ग लग रहा है। तो स्वतंत्र रूप से यदि आपको व्याकरण छटवाया जाए तो उसको प्रयोग प्रणाली या सहयोग प्रणाली कहते हैं। इसी का अन्य नाम प्रयोग प्रणाली भी है। और कई बार क्या होता है कि किसी अपठित पद्यांश को देकर अध्यापक उस अपठित पद्यांश में से प्रश्न छांटने को कहे, जैसा कि हमारा अभी टेस्ट सीरीज का पैटर्न बना हुआ है ना कि अपठित पद्यांश को लेकर उसमें से हम लोग व्याकरण का ज्ञान छांटते हैं। तो यदि अपठित पद्यांश देकर उसमें से व्याकरण छांटने को कहा जाए तो वो आपकी समवाय प्रणाली हो जाएगी। तो व्याकरण को आपको कैसे छांटना है, तो आगमन विधि के दो भेद हैं, प्रयोग प्रणाली और समवाय प्रणाली। प्रयोग प्रणाली में स्वतंत्र रूप से व्याकरण दिया जाता है, जबकि समवाय प्रणाली में किसी पद्यांश में से व्याकरण छांटने को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ।
देखिए ये हमारी 26वीं नंबर की जो टेस्ट सीरीज़ थी वो यहीं समाप्त होती है। कंटिन्यूस वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा शेयर कीजिएगा ताकि जिन छात्रों तक यह नहीं पहुंच पाई है उन तक भी पहुंचे, और आप टेलीग्राम लिंक से अधिकाधिक संख्या में जुड़ें ताकि आप एक दिन पहले उस टेस्ट को स्वयं अटेम्प्ट करके देखें कि आप कितना कर पाते हैं। फिर उसकी विस्तृत व्याख्या आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।